नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में मतलब जून 2025 में हुई दो बड़ी विमान दुर्घटनाओं से जुड़े कुछ स्रोतों पर गहराई से बात करेंगे। जी। एक घटना अहमदाबाद में हुई, एयर इंडिया की एक बड़ी फ्लाइट AI-171 के साथ, और दूसरी हुई उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना। ना। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो भी जानकारी है, मतलब मुख्य बातें, शुरुआती जांच के नतीजे और फिर इन पर क्या रिएक्शन रहा, उसे ठीक से समझें। बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद वाले हादसे की। जी। ये 12 जून 2025 को हुआ। जी। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान। रजिस्ट्रेशन था VTANB। ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही थी, पर हुआ ये कि टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद ये क्रैश हो गया। जी हाँ। और ये सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास ही नहीं गिरा, विमान असल में शहर के अंदर मेघानी नगर इलाके में गिरा। शहर के अंदर? हाँ, और वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल ब्लॉक है, उससे जाके टकराया। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना भयानक हादसा था ये। हॉस्टल ब्लॉक से टकराना, मतलब ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ होगा। इसका मतलब तो नुकसान सिर्फ विमान में बैठे लोगों का ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही विनाशकारी था। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। और दुख की बात है कि इनमें से 241 लोगों की मौत हो गई, और जैसा आपने कहा, जमीन पर भी इसका भयानक असर पड़ा। हाँ। हॉस्टल और आसपास के इलाके में 19 लोगों की जानें गईं और करीब 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यानी अगर हम कुल मिला के देखें तो विमान और जमीन पर करीब करीब 260 मौतें। बाप रे, ये आंकड़ा तो हिला देने वाला है। हाँ, ये भारतीय विमानन इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक बन गई। बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन इन सब दुखद आंकड़ों के बीच हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें एक बात ऐसी है जो अविश्वसनीय सी लगती है। जी। बताया गया है कि इस भयानक क्रैश में, जहां विमान लगभग पूरी तरह तबाह हो गया और लगभग सभी मारे गए, सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। हाँ, ये इस पूरी त्रासदी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। विमान हादसों में, खासकर इतने बड़े हादसों में, सिर्फ एक व्यक्ति का बचना बहुत ही रेयर होता है। आमतौर पर या तो अगर विमान किसी तरह कंट्रोल में नीचे आता है तो कई लोग बच जाते हैं, या फिर दुर्भाग्य से कोई नहीं बच पाता। स्रोत बताते हैं कि ये जो यात्री बचे वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। जी। और उनकी सीट थी 11A, जो कि इमरजेंसी एग्जिट रो के पास होती है। उन्हें चोटें आई, लेकिन वो जानलेवा नहीं थी, जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। हाँ। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि शायद वो टक्कर से ऐन पहले या उसी दौरान अपनी सीट से कूद गए थे। हालांकि ये बात पक्की तौर पर तो जांच के बाद ही पता चलेगी। सीट 11A, इमरजेंसी एग्जिट के पास, हाँ, ये बिल्कुल एक फैक्टर हो सकता है उनके बचने में। अच्छा। जी। एग्जिट रो में जगह ज्यादा होती है और कई बार वो हिस्सा शायद थोड़ा मजबूत भी होता है, लेकिन फिर भी इतने भयानक इम्पैक्ट और आग में सिर्फ एक व्यक्ति का बचना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है, और ये जांचकर्ताओं के लिए जरूर एक अहम बिंदु होगा। इस हादसे का महत्व सिर्फ इस अकेले बचे यात्री की वजह से ही नहीं है ना? इसके कुछ और भी मायने हैं शायद। बिल्कुल सही। ये दुर्घटना कई वजहों से एविएशन की दुनिया के लिए बहुत अहम है। पहली और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा था। पहला? जी, पहला। मतलब जब से ये विमान 2011 में सर्विस में आया, तब से ये पहला ऐसा क्रैश था जिसमें किसी की जान गई हो। 787 को बहुत मॉडर्न, फ्यूल एफिशिएंट और सुरक्षित माना जाता रहा है। हाँ, सुना तो है। तो इस हादसे ने जाहिर है इसकी सेफ्टी रेपुटेशन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और दूसरा पहलू क्या था? दूसरा, जैसे हमने अभी बात की, ये भारत में हुआ अब तक का सबसे घातक विमान हादसा बन गया, जिसमें विमान में सवार सिर्फ एक व्यक्ति बचा हो। ये इसे न सिर्फ इंडिया के लिहाज से बल्कि दुनिया भर के विमान हादसों के इतिहास में भी एक असामान्य घटना बनाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या था? टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसी क्या गड़बड़ हो गई? हमारे स्रोत शुरुआती जांच के बारे में क्या बताते हैं? हमारे पास जो जानकारी है उसमें भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIIB की एक शुरुआती रिपोर्ट का जिक्र है, जो 8 जुलाई 2025 को आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो शुरुआती जांच से पता चला है वो काफी चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच अनजाने में
रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ पोजीशन में, इसका मतलब क्या हुआ और इसके नतीजे क्या हुए? देखिए, फ्यूल कंट्रोल स्विच इंजन को फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हैं। रन मतलब इंजन चल रहा है, कट ऑफ मतलब फ्यूल सप्लाई बंद। इससे इंजन बंद हो जाते हैं। अब सोचिए, टेक ऑफ के वक्त जब विमान को ऊपर उठने के लिए सबसे ज्यादा पावर यानी थ्रस्ट चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर उसी वक्त दोनों इंजनों से थ्रस्ट मिलना एकदम बंद हो जाए, खासकर जब आप जमीन से बस कुछ 100 फीट ही ऊपर हों, हाँ। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। विमान हवा में टिक नहीं पाता, लिफ्ट खो देता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये तो सुनकर ही डर लग रहा है। स्रोत में अनजाने में यानी इनएडवर्टेंटली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या ये इशारा है कि ये कोई मानवीय भूल थी या कोई तकनीकी खराबी भी हो सकती है? अनजाने में शब्द, हाँ, ये इशारा तो करता है कि शायद ये कोई गलती थी, मतलब इंसानी गलती। हो सकता है कॉकपिट में कुछ करते हुए गलती से ये स्विच ऑपरेट हो गए हों। एक जांच का एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। क्या पायलट कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे तब चूक हुई, या कॉकपिट का डिज़ाइन ही ऐसा है कि गलती से स्विच हिल सकता है, या फिर क्या स्विच में ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी? इन सभी पहलुओं की एक बहुत गहराई से जांच हो रही होगी। ये पता लगाना कि ये मानवीय भूल थी, तकनीकी खराबी या दोनों का मिला-जुला असर था, यही जांच का मुख्य मकसद है। जाहिर है इस तरह की दुर्घटना की जांच तो बहुत पेचीदा होगी। जांच अभी किस स्टेज पे है और इसमें कौन-कौन शामिल है, इस पर स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR), वो क्रैश के लगभग 2 हफ्ते बाद, मतलब 25 जून के आसपास मिल गया था मलबे से। अच्छा। FDR में विमान की सारी तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड होती है, स्पीड, हाइट, इंजन परफॉर्मेंस, कंट्रोल्स वगैरह, और CVR में कॉकपिट की आवाज़ें और बातचीत रिकॉर्ड होती है। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं जांच के लिए। बिल्कुल। इनसे जो डेटा मिलता है वो हादसा क्यों हुआ ये समझने के लिए बहुत कीमती होता है, तो इन्हें विश्लेषण के लिए AIB की लैब में भेजा गया है। और जांच में कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल हैं? क्योंकि ये बोइंग का विमान था। हाँ, बिल्कुल। चूंकि ये अमेरिकी जहाज था, बोइंग 787, तो जांच में भारत की AIB के साथ-साथ इंटरनेशनल एजेंसियां भी शामिल हैं। कौन-कौन सी? इनमें विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग तो है ही, साथ में अमेरिका का सिविल एविएशन रेगुलेटर FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, और अमेरिका की ट्रांसपोर्ट सेफ्टी जांच एजेंसी NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी शामिल है। NTSB को तो दुनिया भर में विमान दुर्घटना जांच का एक्सपर्ट माना जाता है। तो ये एक तरह का इंटरनेशनल सहयोग है जो ऐसे मामलों में आम बात है, ताकि हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच हो सके। पर हाँ, इसमें समय लगता है, ये एक लंबी और डिटेल्ड प्रक्रिया होगी। इतने बड़े हादसे के बाद ये तो स्वाभाविक है कि भारत में एविएशन सेफ्टी को लेकर काफी चिंताएं उठी होंगी और बहस भी छिड़ी होगी। निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि इस क्रैश ने एविएशन सेफ्टी के कई मुद्दों पर सबका ध्यान खींचा। खास तौर पर पार्लियामेंट में कुछ सदस्यों ने DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत में सेफ्टी रेगुलेटर है, हाँ। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC, इन दोनों में स्टाफ की कमी के मुद्दे को उठाया। स्टाफ की कमी, क्या इसे सीधे सीधे हादसे की वजह से जोड़ा गया? नहीं, स्रोत ऐसा सीधा कनेक्शन नहीं बताते कि स्टाफ की कमी इस खास हादसे की वजह थी, लेकिन सांसदों और कुछ एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई कि DGCA में इंस्पेक्टरों की कमी, जो सेफ्टी ऑडिट करते हैं, और ATC में कंट्रोलरों की कमी, ये पूरी सेफ्टी सिस्टम को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकती है। अच्छा। उनका तर्क था कि अगर पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा तो नियमों को सख्ती से लागू करवाना, एयरलाइनों का ठीक से ऑडिट करना और एयर ट्रैफिक को सुरक्षित तरीके से मैनेज करना, ये सब मुश्किल हो जाता है। बात तो सही है। तो इसके चलते भर्ती सुधारों पर और खाली पोस्ट भरने पर जोर दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ा हादसा अक्सर सिस्टम की दूसरी कमियों पर भी रोशनी डालता है। ये वाकई एक गंभीर मसला है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए अब अहमदाबाद की इस दुखद घटना से आगे बढ़ते हैं। दूसरी दुर्घटना पर आते हैं जो इसके कुछ ही दिनों बाद हुई। जी, अहमदाबाद हादसे के ठीक 3 दिन बाद 15 जून 2025 को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक और एविएशन हादसा हुआ। हाँ, ये घटना केदारनाथ के पास हुई है ना? स्रोत बताते हैं कि आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था। ये केदारनाथ गुप्तकाशी रूट पर उड़ रहा था और गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। ये रूट तो काफी चलता तीर्थयात्रियों के लिए। जी हाँ, इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें पायलट थे और 6 यात्री, जिनमें दुर्भाग्य से 2 बच्चे भी थे। ओह। और इसके अलावा जब हेलीकॉप्टर गिरा तो जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई।
तो इस दुर्घटना में कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि अहमदाबाद हादसे से तुलना करें तो मरने वालों की संख्या कम ले, पर हर जान कीमती है। ये भी अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह बताई गई है? क्या इसमें भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या मानवीय भूल का शक है, जैसा एयर इंडिया वाली केस में है? नहीं, इस मामले में जो शुरुआती जानकारी है वो बिल्कुल अलग तरफ इशारा करती है। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर क्रैश की मुख्य वजह खराब मौसम और लगभग जीरो विजिबिलिटी, यानी कुछ भी दिखाई न देना, ये मानी जा रही है। खराब मौसम और जीरो विजिबिलिटी, हाँ, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में, खासकर मानसून के टाइम पे या सर्दियों में, ये तो एक जाना माना खतरा है। उड़ान भरना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। पहाड़ी घाटियों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। घने बादल या कोहरा अचानक से विजिबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, और हेलीकॉप्टर उड़ाना वैसे भी फिक्स्ड विंग जहाजों से ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे मौसम में तो और भी खतरनाक हो जाता है। तो ये अहमदाबाद वाले हादसे के शक कि कोई तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय भूल हुई होगी, उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ मुख्य कारण मौसम की खराब हालत लग रही है। इस दुर्घटना पर अधिकारियों ने क्या कदम उठाए? क्या रिएक्शन रहा? रिएक्शन काफी तेज और सख्त था। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फौरन एक्शन लिया और उस इलाके में, मतलब केदारनाथ घाटी में, आर्यन एविएशन की हेलीकॉप्टर सेवाओं को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। अच्छा, सस्पेंड कर दिया। जी, और साथ ही डीजीसीए को ये निर्देश दिया गया कि वो उस एरिया में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की पूरी तरह से समीक्षा करे। समीक्षा का मकसद क्या था? मतलब क्या देखना था उन्हें? समीक्षा का मुख्य मकसद था मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज को देखना और उन्हें और ज्यादा सख्त बनाना। एसओपीज वो नियम होते हैं जिनका पालन पायलट्स और ऑपरेटर्स को करना होता है। मकसद यही है कि आगे खराब मौसम की वजह से ऐसे हादसे ना हो। तो अगर हम इन दोनों घटनाओं को देखें जो हमें स्रोतों से पता चली, तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की विमानन त्रासदियां हैं। जी। एक तरफ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जेटलाइनर बोइंग 787 जिसका हादसा हुआ और शुरुआती जांच में किसी तकनीकी खराबी या शायद मानवीय भूल, जैसे वो फ्यूल स्विच वाली बात का शक है, और जिसकी जांच में कई इंटरनेशनल एजेंसियां भी लगी हैं। सही। और दूसरी तरफ एक रीजनल हेलीकॉप्टर दुर्घटना जिसका मुख्य कारण खराब मौसम को माना जा रहा है। हाँ, ये तुलना जरूरी है। दोनों हादसों का स्केल, उनका संदर्भ बिल्कुल अलग था। एयर इंडिया वाले में करीब 260 जाने गई, उत्तराखंड वाले में 8, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत भयानक मानवीय त्रासदियां हैं। बिल्कुल। और ये दोहराना भी जरूरी है कि दोनों ही मामलों में स्रोतों में जो कारण बताए गए हैं वो शुरुआती नतीजों पर आधारित हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जांच खासकर एयर इंडिया AI 171 वाले मामले की अभी चल रही है और फाइनल नतीजों तक पहुंचने में महीने, शायद साल भी लग सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, सिमुलेशन, ह्यूमन फैक्टर्स की स्टडी, ये सब होता है जिसमें समय लगता है। और जैसा हमने देखा, दोनों घटनाओं पर जो रेगुलेटरी एक्शन हुए वो भी अलग अलग थे, जो शायद उनके कारणों की अलग प्रकृति को दिखाते हैं। सही कहा। एयर इंडिया वाले मामले में जांच का फोकस विमान के डिजाइन, उसके सिस्टम कैसे काम करते हैं, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, क्रू के एक्शन, इन सब की गहरी तकनीकी और प्रोसीजरल जांच पर है। जबकि उत्तराखंड हेलीकॉप्टर वाले मामले में फौरी प्रतिक्रिया, ऑपरेशनल प्रोसीजर, खासकर मौसम से जुड़े एसओपीज को मजबूत करने और ऑपरेटर की निगरानी बढ़ाने पर रही। ये दिखाता है कि एविएशन सेफ्टी कितनी बहुआयामी चीज़ है। इसमें टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल डिसिप्लिन और बाहरी फैक्टर्स जैसे मौसम, सबका मैनेजमेंट जरूरी है। और हाँ, ये साफ करना भी जरूरी है कि आज की हमारी ये पूरी बातचीत, ये हमें जो स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं उन्हीं में दी गई जानकारी पर आधारित है। बिल्कुल। हम सिर्फ उन तथ्यों और विश्लेषणों को सामने रख रहे हैं जो इन स्रोतों में मौजूद हैं। जी हाँ, हमारा काम इन स्रोतों से मिली जानकारी को साफ और संतुलित तरीके से पेश करना है, बिना अपनी तरफ से कोई अंदाजा लगाए या नतीजा निकाले। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने जून 2025 में हुई दो बड़ी भारतीय विमानन त्रासदियों पर आधारित स्रोतों का विश्लेषण किया। पहला, अहमदाबाद में एयर इंडिया AI 171 का क्रैश, जी, जो बोइंग 787 का पहला घातक हादसा था, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का बचना एक असाधारण बात थी। शुरुआती जांच में फ्यूल कंट्रोल स्विच के अनजाने में कट ऑफ होने का शक है, और इस घटना ने DGCA ATC में स्टाफ की कमी जैसी व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को भी उभारा। और दूसरा, उत्तराखंड में आर्यन नेविगेशन हेलीकॉप्टर दुर्घटना, जिसमें खराब मौसम और जीरो विजिबिलिटी को मुख्य कारण माना गया। इसके बाद ऑपरेटर की सेवाएं सस्पेंड हुईं और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, खासकर खराब मौसम वाले SOPs की समीक्षा और उन्हें सख्त करने के निर्देश दिए गए।
ये दोनों अलग अलग घटनाएं मिलकर हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि एविएशन सेफ्टी कितनी जटिल है। हाँ, एक तरफ टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पर निर्भरता बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इंसानी फैसले, ट्रेनिंग और मौसम जैसी बुनियादी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने की जरूरत हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि क्या आज का मॉडर्न एविएशन इन अलग-अलग फैक्टर्स के बीच सही बैलेंस रख पा रहा है? कहीं हम एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग के दबाव में सेफ्टी मार्जिन को कम तो नहीं कर रहे? इन हादसों से जो सबक मिलेंगे वो भविष्य में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कैसे बदलेंगे, ये देखना अहम होगा। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। सुरक्षा तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमेशा सीखने और सुधार करने की गुंजाइश रहती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।